हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स वगैरह पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ये अपन शुरू से नहीं पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स क्या होती है नहीं होती, इसके बारे में अपन जो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अपन पहले क्या देखते हैं, वाटर सिस्टम। ये वाटर सिस्टम क्या होती है? देखो, जब दुनिया में ट्रेड वगैरह कि कोई मनी वगैरह नहीं हुआ करती थी, मतलब कुछ खरीदने के लिए पैसे वैसे नहीं होती थी, फिर भी लोग आपस में ट्रेडिंग करते थे। तो कैसे करते थे? देखो, अगर मेरे पास टमाटर है, ओके, तो मैं क्या करता था, और मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए टोमेटो, सॉरी टोमेटो है मेरे पास और मेरे को चाहिए व्हीट। ओके, तो मैं क्या करता था, टमाटर इसको देता था, उसके बदले में मेरे को क्या मिलती थी, व्हीट मिलती थी। ओके, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, एक वस्तु दो दूसरा वस्तु लो। तो मैं अगर 500 केजी टोमेटो देता था तो उसके बदले मेरे को क्या मिलती थी, 100 केजी व्हीट मिलती थी। इस तरह से कुछ फिक्स्ड किया जाता था कि इतना लो इतना दो। लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाया। क्यों? इसके पीछे कुछ तो कमियां होगी ना इसमें। तो कमियां क्या थी? देखो वो कमियां क्या थी। ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स के लिए अपने क्या जरूरत होती है? जरूरत होती है डिमांड एंड सप्लाई। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अगर मेरे को चाहिए, मेरे पास टमाटर है और मेरे को चाहिए व्हीट, तो पहले तो मैं उस इंसान की खोज करूँगा जिसके पास व्हीट अवेलेबल हो, और दूसरे पास अगर उसके पास व्हीट अवेलेबल है तो क्या वो मेरा टमाटर मुझसे लेगा, उसके बदले में व्हीट देगा? ये भी जरूरत होगी ना। अगर मैं किसी को टमाटर दूंगा उसके बदले में अगर मेरे को गेहूं चाहिए, तो जो गेहूं मेरे को देगा तो क्या उससे भी टमाटर चाहिए? अगर उसको टमाटर नहीं चाहिए तो सिर्फ साफ साफ मना कर देगा मेरे को कि नहीं, मैं टमाटर नहीं लूँगा तो तुमको गेहूँ भी नहीं दूंगा। अगर उस कंडीशन में वो ले भी ले, अगर वो टमाटर नहीं चाहिए फिर भी किसी तरह से ले भी ले, तो क्या करेगा, वो टमाटर मेरे से 50 केजी अगर लेगा तो उसके बदले में सिर्फ 1 केजी व्हीट देगा। मतलब वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब दोनों लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए तब जाके यहाँ पे ट्रेड होगा, अदरवाइज ट्रेड इम्पॉसिबल सी हो जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या आया, तब आया मनी सिस्टम। ओके, मनी सिस्टम अब दुनिया में आई। ओके, तो मनी सिस्टम में पहले क्या है, मेटल करेंसी। बहुत पुराने ज़माने लोग मेटल का इस्तेमाल करते थे करेंसी के रूप में। इससे भी काम नहीं चला तो फिर एवोल्यूशन हुआ और फिर आया पेपर करेंसी। ओके, फिर इसके बाद है बैंक करेंसी, और आज के ज़माने में लोग क्या काम कर रहे हैं, ये बिटकॉइन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करेंसी वगैरह। अब देखो ये सब तो आ गए। तो अपन ने देखा बार्टर सिस्टम में कैसे लोग ट्रेड किया करते थे और उसका लिमिटेशन क्या हुआ करता था। ओके, तब मनी सिस्टम तो आ चुके हैं। तो मनी सिस्टम में अपने पास क्या चाहिए, अपने पास जो अगर पैसे हैं तो पैसे को अर्न कैसे किया जाए, उसे इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो उसको समझने के लिए दुनिया में दो लोग हैं। एक है हाउस होल्ड्स, ओके, और दूसरी तरफ है बिजनेस फर्म। ओके, एक तरफ हाउस होल्ड है, दूसरी तरफ बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड क्या करेगा, लैंड प्रोवाइड करेगा बिजनेस फर्म को, उसके बदले में इसको क्या मिलेंगे, रेंट। ओके, हाउस होल्ड का एक और काम क्या है, ये लेबर प्रोवाइड करेगा, उसकी तरफ से इस क्या मिलेगा, वेजेस। करेंसी के रूप में इसको क्या मिलेगा, हाउस होल्ड को वेजेस मिलेंगे। उसका या चाहे ये कैपिटल प्रोवाइड करे बिजनेस फर्म को, तो उसके बदले में ये इसको क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड, ये सब होगा। ओके,
बिजनेस फर्म अपने बीच में आ चुके हैं और हाउस होल्ड आ चुके हैं। हाउस होल्ड लैंड लेबर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में बिजनेस फर्म इसको क्या देते हैं, रेंट वेजेस एंड इंटरेस्ट। ओके, इसके फॉर्म में क्या उसको रुपये मिलती है। ओके, अब देखो जब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ जो मनी है इसको मैनेजमेंट करने के लिए भी कोई तो बीच में चाहिए। इसके लिए बीच में आया क्या, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। क्या, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। ओके, जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए बैंक हो गई और NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये लोग बीच में आए। ये लोग क्या करेंगे, इसके पैसों को रेगुलेट करेंगे। तो देखो हाउस होल्ड के पास पैसे आए तो ये ज़रूरत नहीं कि सारे पैसे खर्चा करते खाने पीने में, उसके पास कुछ सेविंग भी होगी। तो सेविंग क्या कर कहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, बैंक में। बैंक डिपॉजिट करेगा तो बैंक इसको कुछ बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ओके, तो बैंक को भी अपना खर्चा चलाना रहता है, तो क्या करेगा, बैंक लैंड करे, जो मनी यहाँ से उठाया वो क्या करेगा, लैंड करेगा बिजनेस फर्म को। ओके, उसके बदले में बिजनेस फर्म इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ये तो स्वाभाविक है, अगर हाउस होल्ड को ये 2% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, तो बिजनेस फर्म बैंक को कितना % इंटरेस्ट देगा, 5% ज़्यादा ही देगा। ये 2% से ज़्यादा देगा ताकि ये कुछ प्रॉफिट भी कमाए और अपने जितने भी इसके एम्प्लॉय है उसको तनख्वाह भी पे करे। ओके, तो ये था मनी का सर्कुलेशन कैसे हुआ, इतना अपन समझ गए। अब अपन समझते हैं मनी का सर्कुलेशन हो चुके, तो अब मनी के बारे में कुछ सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझते हैं। सप्लाई एंड डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, उसको समझते हैं। ओके, एक तरफ है क्या, मनी, दूसरी तरफ क्या है, कमोडिटी। ओके, एक तरफ मनी, दूसरी तरफ कमोडिटी। मान लेते हैं वो 1 kg प्याज, ओनियन है मार्केट में, उसका कीमत फिक्स किया गया है 15 रुपये। ओके, 1 kg ओनियन का प्याज की कीमत जो फिक्स किया गया है 15 रुपया। ओके, ये तो फिक्स है। लेकिन क्या होती है कि इन्फ्लेशन के वक्त, जब मैं बात करूँ इन्फ्लेशन के वक्त क्या हो जाएगा, जो 15 रुपये पर केजी प्याज बिक रहा था वो मान लेते हैं 100 रुपये पर केजी बिकना शुरू हो गया। ऐसा स्थिति क्यों होता है, या तो मार्केट में 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो मार्केट में ओनियन का जो सप्लाई है वो क्या हो गया, कम हो गया। एक तो रीज़न ये हो सकता है जिसके, दूसरा डिमांड जो है लोगों की, कंजम्पशन वो बढ़ गई है। डिमांड क्या है ओनियन की, वो इंक्रीज कर गई है। यही 2 कंडीशन है जिस में मनी का जो ओनियन का रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो ओनियन का जो सप्लाई है वो कम हो गया, मतलब मार्केट में पहले 100 kg एज्यूम कर लेते हैं, 100 kg ओनियन आती थी, अब वो सप्लाई कम होकर 50 kg आ गई है। लेकिन लोग तो 100 kg चाहिए, मार्केट में 100 kg बिकती है हमेशा ओनियन, लेकिन अब मार्केट में सिर्फ 50 kg है। तो क्या होगा, दुकानदार इसका सिंपल बात है इस रेट बढ़ाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है, ओनियन की सप्लाई कम हो चुका, मतलब डिमांड बढ़ चुकी है। या फिर 100 का 100 kg ही ओनियन है और लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है, तो उन्हें ओनियन ज़्यादा चाहिए तो डिमांड डिमांड बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब रेट इंक्रीज होगा। ओके, तो रेट इंक्रीज होगा, तो अब इसमें क्या किया जाए रेट को कम करने के लिए। पहला तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ओनियन का सप्लाई जो है उसको बढ़ा दो। ओनियन का जो सप्लाई है इसको इंक्रीज करो, ओनियन का सप्लाई इंक्रीज करो, या तो अपने मार्केट से खरीदो या तो फिर विदेशों से ओनियन खरीद के मार्केट में डालो, ताकि ओनियन का सप्लाई बढ़े और ये जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाए। एक तो पहला काम ये है। दूसरा काम मनी, ये तो गवर्नमेंट का काम, इससे अपने कोई मतलब, अपन इकोनॉमिक्स पर है तो उसमें अपन मनी के बारे में जानेंगे। मनी क्या करने, मनी का जो सप्लाई है मार्केट में उसको कम कर दो, मनी का जो सप्लाई है मार्केट में उसे कम कर दिया जाए। लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो ओनियन भी नहीं खरीदेंगे, पैसे कम हो जाएंगे लोगों के पास तो ओनियन भी कम खरीदेंगे। ओनियन जैसे ही कम खरीदेंगे तो डिमांड क्या होगा, ये कम होगा। डिमांड जैसे ही कम होगा इसका जो रेट है इन्फ्लेशन वो भी कम हो जाएगा। ओके, इतना अपन समझ से सोच सकते हैं।
तो इस टाइप के जो सिचुएशन को क्या कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, या फिर दूसरा नाम इसी को क्या कहते हैं, डियर मनी पॉलिसी, मतलब मनी का रेट जो है वो महंगा हो चुका है। ओके, तो इस तरह इन्फ्लेशन को समझे। इन्फ्लेशन क्या हुआ, देखो मार्केट डिमांड बढ़ा, किसी वस्तु का डिमांड बढ़ा तो उसका रेट स्वाभाविक है कि इंक्रीज करेगा। पहले 15 बिक रहा था, अब 100 में बिकना शुरू हो गया। तो उसके लिए क्या किया आपने, अपने मनी सप्लाई को मार्केट से कम कर दिया, मतलब मार्केट में मनी जो सर्कुलेट हो रहा था वो अब कम सर्कुलेट हो रही है। तो लोगों के पास पैसे जब नहीं रहेंगे तो वो सामान खरीदना भी कम कर देंगे। जैसे ही सामान खरीदना कम कर देंगे तो ये जो डिमांड है ये डिक्रीज हो जाएगा। डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो ये स्वाभाविक है कि जो पहले 100 रुपये केजी बिक रहा था इन्फ्लेशन के कारण, वो फिर से पुराने रेट पे पहुंच जाए, ये हो सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन को क्या कहेंगे, टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी। ओके, तो याद रखिएगा ये वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है। अपन इन्फ्लेशन के विषय में समझे, अपन अब डिफ्लेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ओके, अब जस्ट समझते हैं डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन, ओके, ये क्या होती है, ये अचानक से क्या होता है, मान लीजिए अगर ओनियन की ही बात करें, अपन ओनियन की ही बात कर लेते हैं। अगर ये 15 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में बिक रहा था, अचानक से क्या होता है 2 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकना शुरू हो गया। मतलब जो 15 रुपये के हिसाब से बिक रहा था मार्केट में, कांस्टेंट प्राइस 15 रुपये पर केजी बनी हुई थी, वो कम होकर क्या हो गई 2 रुपये पर केजी। अब बोलोगे सर देखो एक्चुअली रेट कम हुआ तो अच्छी बात है ना, नहीं अच्छी बात नहीं है। एक कांस्टेंट प्राइस बनी रहनी चाहिए, उससे कम होना दिक्कत की बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कोई प्रोडक्शन कंपनी है, ओके, प्रोडक्शन कंपनी इसको अपन रफ में समझते हैं। ओके, कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कुछ प्रोड्यूस करती है, कोई भी सामान ये प्रोड्यूस करती है। तो इस सामान प्रोड्यूस करिए तो उसको लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब इन्वेस्टमेंट इस पर लगेगा, कुछ पैसे लगेंगे उसको प्रोड्यूस करने में। अगर उसको 100 रुपये खर्चा आता है तो इसको कंपनी को हमेशा प्रॉफिट चाहिए, तो 120 रुपये में बेचेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन वक्त क्या है, उसका 100 रुपये का चीज़ 99 रुपये में बिक रही है, तो क्या होगा, इसको 1 रुपया का नुकसान होगा। कंपनी को अगर 1 रुपया का नुकसान होगा तो क्या करेगी कंपनी, या तो अपने यहाँ से जो लेबर है उसको फायर कर देगी, लेबर को जॉब से निकाल देगी, या फिर हो सकता है प्रोडक्शन जो अपन बना रहे हैं कोई भी सामान, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर दे, क्वालिटी ख़राब कर दे, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट कमाना है। उसको नुकसान में जाएगा तो या तो लेबर को अपनी कंपनी से निकालेगी, ना तो प्रोडक्ट जो अपनी क्वालिटी ख़राब कर देगी प्रोडक्ट का। ओके, या नहीं तो कंपनी क्या करेगी, देश छोड़ के भाग जाएगी, अपनी कंपनी बंद कर देगी, कंपनी क्लोज कर देगी, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है। ये सब सिचुएशन पैदा हो सकती हैं जब डिफ्लेशन हो, इसलिए डिफ्लेशन भी सही नहीं है मार्केट के लिए। तो डिफ्लेशन को अपन कैसे फाइट करेंगे, डिफ्लेशन को निपटने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्लेशन को निपटने के लिए क्या करेंगे, डिफ्लेशन होती क्यों है, डिफ्लेशन होने का रीज़न है डिमांड कम होना। क्या, डिमांड कम होना, मतलब जो भी सामान मैं मार्केट में ला के बेच रहा हूँ वो सामान बिक ही नहीं रही, लोग उसकी मांग ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका रेट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रेट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, ओके, गिर जाएगा, जिससे ये सब सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, मनी की सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मनी की सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज किया जाएगा, लोगों को पैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे ताकि उसके पास पैसे आए तो वो सामान खरीदे। जिस तरह से आपको अगर ज़्यादा 50-60 हज़ार महीने कमाते हैं तो सोचते हैं कुछ तो कुछ नया चीज़ खरीदा जाए, गाड़ी खरीदा जाए, बंगला खरीदा जाए। तो उसी तरह से जैसे ही इस मार्केट में पैसे आएंगे, लोग सामान खरीदना शुरू कर देंगे, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड फिर से इंक्रीज होगी। जो सामान नहीं बिक रही थी वो सामान बिकना शुरू करेगी। डिमांड जैसे इंक्रीज होगा उसका जो रेट है, रेट भी फिर से पुराने रेट पे पहुंचने की चांसेस है। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है इन डिफ्लेशन के वक्त। उसे ओके, इस पॉलिसी को अपन क्या कहेंगे, जो अपन मनी सप्लाई इंक्रीज की इस कोई पॉलिसी के तहत किए होंगे, इस पॉलिसी को कहेंगे ईजी मनी पॉलिसी। क्या, ईजी मनी पॉलिसी, ओके, या फिर इसका दूसरा नाम है चीप मनी पॉलिसी, मतलब मार्केट में पैसे दो। ओके, तो अपन एक चीज़ अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को थोड़ा समरी बना लेते हैं। इन्फ्लेशन के वक्त एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन के वक्त क्या करते हैं अपन मनी के साथ, मनी मार्केट से
में डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, किसी तरह से मनी मार्केट से निकालते हैं। डिफ्लेशन के क्या करते हैं, मनी को इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में ताकि डिमांड बढ़ाया जाए। इसमें क्या काम रहता है अपने को, डिमांड को बढ़ाना। इसमें अपने क्या काम रहता है, डिमांड को घटाना। ओके, इस इन्फ्लेशन के वक्त जो पॉलिसी अपनाते हैं उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, टाइट मनी पॉलिसी। और डिफ्लेशन के वक्त जो पॉलिसी अपनाते हैं उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, ईजी मनी पॉलिसी। ओके, तो ये सब चीज सिचुएशन हुई। देखो अब ये जो पॉलिसी अपन जो अपनाया, ये कैसे लिया गया, कैसे मनी को अपन इंजेक्ट किए मार्केट में, कैसे मनी को मार्केट से बाहर निकाले, ये इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे समझते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन जो इस्तेमाल किए हैं, मनी को इंजेक्ट किए मार्केट में और मार्केट से निकाले, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ओके, क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, कुछ इसमें टूल्स होते हैं। एक होते हैं रिजर्व रेशियो, इसके अंदर आता है CRR एंड SLR। अपन इस सब के बारे में जानेंगे, ये सब क्या होती है। दूसरा आता है OMO का फुल फॉर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और तीसरा अपन रेट्स में क्या देखेंगे, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड बैंक MSF, इस सब का अपन फुल फॉर्म देखेंगे तुरंत, LAF। ओके, उसके बाद क्वालिटेटिव में क्या क्या चीज़ आती है। एक तो होती है मार्जिन, इसे ये भी बोल सकते हैं LTV का फुल फॉर्म होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। ओके, दूसरा होता है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, इस सब के बारे में अपन समझेंगे। उसको आता है राशनिंग, फिर आता है मोरल सुएशन, फिर आता है अपना डायरेक्ट एक्शन। ओके, ये सब चीज़ें अपने को पढ़ने को मिलेगा कब, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में अपन दो तरह के होते हैं टूल्स, एक क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में रिजर्व